इंसदाद अमा, intestinal obstruction. This is the part second of intestinal obstruction. In my previous video we have discussed about intestinal obstruction up to the types of intestinal obstruction. Now we will study further. In this lecture we will study about the pathology of intestinal obstruction. First of all we will see the bowel mortality. In case of intestinal obstruction, इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में गट मोर्टेलिटी में क्या असर होगा और ऑब्स्ट्रक्शन के डिस्टल पार्ट में या ऑब्स्ट्रक्शन के आगे के हिस्से में क्या चेंजेस होंगे। इसके अलावा हमें डिस्कस करना है अबाउट द डिस्टेंशन इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और थर्ड पॉइंट है बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन। अब देखते हैं हम बावेल मोर्टेलिटी प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हो रहा है उसके पहले का हिस्सा इंटेस्टाइन का, इसमें क्या चेंजेस होंगे। एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन से रिलीफ या टू गेट रीड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो गट मोर्टेलिटी होती है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में या पहले के हिस्से में बढ़ जाती है ताकि वो जो कंटेंट है या जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे प्रोपेल आउट करे, उसे बाहर की तरफ या आगे की तरफ प्रोपेल करे। इसके लिए मोर्टेलिटी जो बढ़ जाती है। अगर 2 से 3 दिनों तक ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ नहीं होता तो इस कंडीशन में पेरिस्टालसिस रुक जाती है और इंटेस्टाइन जो है वो पैरालाइज हो जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पैरालिसिस। ये कंडीशन कहलाती है पैरालिटिक इलियस या फिर देयर विल बी नो एनी पेरिस्टालसिस। अब देखते हैं मोबिलिटी या मोर्टेलिटी ऑफ गट डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें नॉर्मल होती है बावेल मूवमेंट ताकि फीकल मैटर को वो इवैक्यूएट कर सके। लेकिन जब 2 से 3 एपिसोड हो जाते हैं डेफिकेशन के, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के बाद इंटेस्टाइन के पार्ट में जितना भी फीकल मैटर होगा वो इवैक्यूएट हो जाएगा। जब डिस्टल बावेल एम्प्टी हो जाएगी तो उसके बाद एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करेगा पेशेंट। मतलब जब पूरे फीकल मैटर इवैक्यूएट हो जाएंगे तो पेशेंट को ना स्टूल पास होगा ना फीकल मैटर, और इंटेस्टाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड और पेल मिलेगी। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, डिस्टेंशन। ऑब्स्ट्रक्शन के प्रॉक्सिमल पार्ट में इंजेस्टेड फूड, डाइजेस्टिव सिक्रीशन और इंटेस्टाइनल गैसेस की वजह से वहाँ पर डिस्टेंशन होने लगता है। चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिक्रीशन जो है वो जारी रहता है लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता या एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसी वजह से वो ह्यूज अमाउंट में एक्यूमुलेट होते हैं इंटेस्टाइन में और वहाँ पे डिस्टेंशन का सबब बनते हैं। अब क्या वजह होती है ह्यूज डिस्टेंशन की? क्योंकि 24 आवर में डेली स्लाइवरी जूसेस 1500 ml, गैस्ट्रिक जूसेस 2500 ml, पैनक्रियाटिक जूसेस 1000 ml और इंटेस्टाइनल जूसेस जो है वो 3000 ml के मिकदार में निकलते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो इस तरह टोटल 8000 ml फ्लूइड इनका सिक्रीट होता है 24 आवर में। इसी तरह से कुछ गैसेस होती हैं जिसमें 70% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 12%, कार्बन डाइऑक्साइड 8% और ऑर्गेनिक गैसेस होती हैं अदर, वो 10% तक पाई जाती हैं। तो ये सिक्रीशंस और गैसेस जो है वो डिस्टेंशन का सबब बनते हैं। इसी तरह से बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होने लगता है वहाँ पे फ्लूइड के जमा होने की वजह से,
या स्टेसिस की वजह से फेवरेबल माहौल मिलता है बैक्टीरिया के प्रोलिफरेशन के लिए। चूँकि नॉर्मल कंडीशन में भी गट में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं और इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें पेशेंट एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करेगा, साथ में वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन और विजिबल पेरिस्टाल्सिस। तो अब हम एक करके हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एब्डोमिनल पेन, इसका नेचर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और साइट क्या होगा। नेचर जो होता है ये डल एकिंग पेन होगा, कंटिन्यूअस पेन होगा और कभी कभी ये स्टार्टिंग में डल एकिंग होगा, फिर बाद में ये कॉलिक की पेन होने लगता है। फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग में ईच पेरिस्टाल्सिस के साथ एसोसिएटेड होगा। नेचर जो है क्रैम्पी पेन, जो कि पेरिस्टाल्सिस के साथ सिंक्रोनस होगा, हर पेरिस्टाल्सिस के साथ पेन होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो इस कंडीशन में 4 से 5 मिनट के इंटरवल से पेन होगा, लेकिन अगर लार्ज बावेल या डिस्टल बावेल इन्वॉल्व है तो इस कंडीशन में 15 से 20 मिनट का इंटरवल होगा और उसके बाद पेन की कंप्लेन होगी। अगर प्रॉक्सिमल या स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो पेन इसमें अपर एब्डोमेन में होगा। अगर डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, दैट इज़ जेजुनम एंड जेजुनम के बाद जो इलियम का पार्ट अगर इन्वॉल्व है तो इसमें मिड एब्डोमेन में पेन होता है। अगर कोलॉन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। इसी तरह से अगर रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है तो पेरिनियम में पेन होता है। दिस इज़ द साइट्स ऑफ पेन इन केस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बावेल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर स्ट्रैंगुलेशन मौजूद है तो इसमें कंटिन्यूअस क्रैम्पिंग पेन होता है जिसमें कोई क्यूसेंट पीरियड नहीं मिलेगा। अगर पैरालाइटिक इलियट्स की कंडीशन मौजूद है तो इसमें पेन भी नहीं होगा, सिर्फ डिस्टेंशन पाया जाएगा। अब देखते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग की फ्रीक्वेंसी, अमाउंट, कंटेंट और रिलेशन विद पेन। फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग में वोमिटिंग जो होती है वो कम होती है, धीरे धीरे अगर ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ नहीं होता तो पेशेंट जैसे ही खाना लेगा उसके बाद फ़ौरन वोमिटिंग हो जाती है। ये डिपेंड करता है पार्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर लोअर इंटेस्टाइन या डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व है तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो वोमिटिंग की कम होगी, डिले वोमिटिंग होगी। अमाउंट, अगर प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व है तो अमाउंट ज़्यादा होगा। इसके अलावा कंटेंट जो है ये अनडाइजेस्टेड फूड्स या फूड मटेरियल्स आएंगे अगर प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व है, लेकिन अगर डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व है तो इसमें फीकल मैटर और फाउल स्मेलिंग कंटेंट आते हैं। इसी तरह से पेन के साथ जब पेशेंट को वोमिटिंग होगी तो पेन में रिलीफ होता है। नाउ डिस्टेंशन, अगर प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो इस कंडीशन में अपर एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा ऑन एग्जामिनेशन, लेकिन अगर डिस्टल कोलॉन या डिस्टल बावेल इन्वॉल्व है तो इस कंडीशन में सेंट्रल एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलता है। इसके अलावा विजिबल पेरिस्टाल्सिस एक पॉइंट है, इसमें अगर प्रॉक्सिमल बावेल इन्वॉल्व है, दैट इज़ डुडेनम, जेजुनम और इलियम का अपर पार्ट, तो इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ पेरिस्टाल्सिस हमें दिखाई देगी, विजिबल पेरिस्टाल्सिस। अगर डिस्टल बावेल इन्वॉल्व है तो इसमें हमें लैडर पैटर्न किस्म का विजिबल पेरिस्टाल्सिस दिखाई देगी जो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। इसी तरह से अगर कोलॉन इन्वॉल्व है तो इन्वर्टेड यू शेप का हमें पेरिस्टाल्सिस दिखाई देती है। पाल्पेशन में हमें सॉसर शेप्ड लंप मिलेगा जिस साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर, और इसके अलावा हमें टेंडरनेस भी मिलेगी।
ऑस्कल्टेट करेंगे हम, तो पेरिस्टालसिस के वक्त लाउड मेटेलिक बावेल साउंड मिलेगी। इसी तरह से एडवांस्ड स्टेजेस में या फिर स्ट्रैंगुलेशन की कंडीशन में बावेल साउंड नहीं मिलेगी, जिस वक्त पेरिस्टालसिस सीज कर जाती है। तो ऐसे केसेस में हमें बावेल साउंड नहीं मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे हम, इसके लिए हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जिसमें ड्यू टू डिहाइड्रेशन और ह्यूज फ्लूइड लॉस की वजह से हीमेटोक्रिट वैल्यू जो है वो इंक्रीज मिलेगी, दैट इज़ आरबीसी का वॉल्यूम या कॉर्पस्कल वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। टीएलसी बढ़ी हुई मिलेगी ड्यू टू बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन। इसी तरह से एक्सेसिव वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेगा। सीरम अमाइलेज बढ़ जाएगा, क्योंकि अमाइलेज जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने लगता है, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो इंटेस्टाइन में जज्ब ना होते हुए ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। इसी वजह से सीरम अमाइलेज जो है वो रेज्ड मिलेगा। एक्सरे एब्डोमेन कराएंगे इरेक्ट पोस्चर में, तो उसमें गैसेस मिल सकती है। इसी तरह से रिटेन्ड फ्लूइड भी मिलेगा हमें इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से फ्लूइड लेवल मिलता है इंटेस्टाइन में। इसका मैनेजमेंट क्या है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देंगे, डिकम्प्रेशन ऑफ एब्डोमेन करते हैं राइल्स ट्यूब के ज़रिए, और इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। इसमें शॉर्ट लेविन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें स्टमक में इस्तेमाल करना है तो, और अगर इंटेस्टाइन के लिए इस्तेमाल करना है तो लॉन्ग मिलर एबॉट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन हम इसमें क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक मिडल वर्टिकल इंसिजन देंगे, पेरिटोनियल फ्लूइड को एग्जामिन करेंगे। अगर क्लियर स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड मिल रहा है तो इसका मतलब स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन है, या ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ ब्लड सप्लाई भी हैम्पर हो रही है। इसी तरह से हमें साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जानने के लिए सीकम को देखना है। हम सीकम अगर कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोलोन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सीकम जो है वो डिस्टेंडेड मिलेगा। अगर इलियम दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये सीकम जो है वो कोलैप्स्ड मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ द साइन जिसके ज़रिए हम जांच सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज। इसके बाद हम इंटेस्टाइन या ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट की वाइबिलिटी देखेंगे। उसका कलर पेल जो होता है वो, अगर उसकी रेडनेस पिंकिशनेस जो है वो कम हो जाए, वैस्कुलरिटी कम होगी तो वो पेल दिखाई देगा। और विजिबल पेरिस्टालसिस है या नहीं, उसमें पल्सेशन अगर एब्सेंट है, पेरिस्टालसिस नहीं हो रही है और कलर जो है वो पेल है, तो हम नॉन वायबल पार्ट को रिसेक्ट कर देंगे और इसके बाद प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट को एंड टू एंड एनास्टोमोसिस के ज़रिए जोड़ देंगे। अगर लार्ज इंटेस्टाइन है और जो ग्रोथ है वो इररिमूवेबल है और राइट कोलोन में मौजूद है तो राइट हेमिकोलेक्टोमी की जाती है और इलियो ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, मतलब इलियम को ट्रांसवर्स कोलोन से जोड़ देंगे, तो ये कहलाती है इलियो ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। अगर मास इररिमूवेबल है और लेफ्ट कोलोन में मौजूद है तो पहले डी फंक्शनिंग ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी की जाती है, मतलब ट्रांसवर्स कोलोन में एक ओपनिंग बनाई जाती है जहाँ से स्टूल जो है वो टेम्पररी एब्डोमिनल वॉल पे बाहर आएगा, जहाँ पे एक कोलोस्टोमी बैग लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ को रिमूव कर देते हैं। पहले डी फंक्शनिंग ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी करते हैं, फिर ग्रोथ को रिमूव करते हैं और उसके बाद कोलोस्टोमी को क्लोज कर देते हैं और जो
पार्ट रिमूव करने के बाद एंड टू एंड एनास्टोमोसिस हमने की थी। जब वो वुंड हील हो जाएगा तो उसके बाद हम कोलोस्टोमी जो हमने की थी डीफंक्शनिंग, उसे क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़